जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो मेरी पोजीशन उस वक्त थी, मैं बिल्कुल यही बात कहा करता था कि साइफर का मैसेज भेजा गया है। मुझे हैरानी ये है कि ये कहां से हुआ, कैसे हुआ। तो दैट शोज कि दुनिया में अब कोई चीज भी सीक्रेट नहीं है। ये ब्रीच हुआ है वॉशिंगटन से या कहीं और से हुआ है। पाकिस्तान में हर रिजीम अमेरिका की मर्जी से चेंज हुई है। साजिश करने वाले हम खुद होते हैं, मारने वाले हम खुद होते हैं। वो सिर्फ अमेरिका की ख्वाहिश सोच ली जाती है। कहते हैं एक खास बंदा उनके डेलीगेशन में है तो उसका अपने खास ख्याल रखता है। मैं कहा, ये बताइए कौन है? उनको ये भी पता था कि किस किस्म की लड़कियां पसंद करता है, बड़ी उम्र की, छोटी उम्र की। तो हर चीज हॉस्पिटैलिटी में शामिल होती है उनके यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी नाज़रीन मोहतरम शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। शमशाद साहब, ड्रॉप साइट ने एक साइफर शेयर किया है और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ओरिजिनल साइफर है जो कि इमरान खान साहब के हवाले से था, जिसमें डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि खान को, पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा अगर खान की गवर्नमेंट गिर जाती है तो। सर पहले ये बताएं कि क्या ये वाकईतन ओरिजिनल ड्राफ्ट देखने में ऐसा ही होता है? ऐसे ही होता है, जैसे होता है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि उसके अंदर कोई कोडेड लैंग्वेज होती है, लिहाजा ये डी कोड किया गया है। मेरी बात सुने, ऐसा है, कोडेड लैंग्वेज होती है हमेशा। जब ये ओरिजिनल भेजा जाता है वहां से, इट इज कोडेड। जब यहाँ रिसीव होता है, इट इज कोडेड। फिर हमारे एक्सपर्ट होते हैं मिनिस्ट्री में, वो इसको डी कोड करते हैं और फिर वो अंग्रेजी में टाइप हो जाता है। हम आप कर देते हैं। और ये मैं बता दूं कि जो मैं उस वक्त, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो मेरी पोजीशन उस वक्त थी, मैं बिल्कुल यही बात कहा करता था कि साइफर का मैसेज भेजा गया है, यकीनन भेजा गया है। और भेजते हैं इस किस्म के, ये एम्बेसडरों का काम होता है और एम्बेसडर वाज डूइंग हिज जॉब। लेकिन ये है कि अमेरिकन ऑब्वियसली वर जस्ट कन्वेइंग देयर डिस्प्लेजर ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। वो जान, और वो उसमें कोई सरप्राइज नहीं थी। हम हाँ, नहीं शमशाद साहब, प्राइम भाई इसी तरफ आते हैं। सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, सर आपने सारे खुद देखा हुआ है, तो सर इसी तरह का एक पीला पेज होता है और सेम इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी फॉर्मेट में रिटर्न होता है। देखिए, पीला नहीं होता, बस कागज होता है और उस पर टाइप होता है। ऊपर जो वो होती है फॉर्मेट, यही होता है बस। मुझे हैरानी ये है कि ये कहां से हुआ, कैसे हुआ। तो दैट शोज कि दुनिया में अब कोई चीज भी सीक्रेट नहीं है। बस सीधी सी बात ये है। और बेखसूस हम लोग तो सोचा करते थे कि बहुत ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लासिफाइड ही रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये लीक होते रहते हैं, चलता है। ठीक है। अच्छा, वैसे सर ये लीक कहां से हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है कि कहां से ये लीक हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता। कोई, यानी ये नहीं, फॉरेन ऑफिस से नहीं है, ये कहीं और से हुआ है। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसके अंदर सर एक्सेस ही नहीं किसी की होती, सिवाय वो एक ऑफिस होता है, उसके अलावा और कोई बंदा नहीं देखता। इवन जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है, जिसको एड्रेस होता है, इवन ही डजंट हैव एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स। वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है और जहां पे ये डॉक्यूमेंट्स हैंडल किए जाते हैं। तो ये वहां तो हो नहीं सकता, फॉरेन ऑफिस से नहीं। ये बात लगता यही है कि ये ब्रीच हुआ है वॉशिंगटन से या कहीं और से हुआ है। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि इसके अंदर जो लैंग्वेज है, साइफर के एग्जैक्ट लैंग्वेज की को अगर हम देखें, तो आप अगर मौजूद होते, आज आप सर्विसेज दे रहे होते, तो इस लैंग्वेज को देखकर आप क्या महसूस करते? ये नॉर्मल लैंग्वेज है और ये ज़ाहिर अंग्रेजी में जब ड्राफ्ट की गई होगी तो बिल्कुल यही लैंग्वेज होगी, और जो रिसीव की गई होगी वो यही लैंग्वेज होगी। ये हार्श है सर लैंग्वेज बहुत ज्यादा? नहीं, ये नहीं। असल ये जो लैंग्वेज है, ये एम्बेसडर का लिखा हुआ है जी। ये कोई अमेरिकन की लैंग्वेज नहीं है। एम्बेसडर इज कन्वेइंग व्हाट डोनाल्ड लू वाज टेलिंग हिम। डोनाल्ड लू को कोट करता है
और हर पैराग्राफ में लिखा हुआ लू ने ये कहा, डॉन ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो ये बेसिकली इट्स ए पैराफ्रेज वर्जन ऑफ व्हाट डॉन लू वाज टेलिंग असद मजीद। ये है। जी। तो अच्छा सर, ये बताएंगे क्या आप नहीं समझते कि इस पर पाकिस्तान में एक स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक बहुत मैसिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिबैकल पाकिस्तान ने फेस किया है, तो क्या होना चाहिए? देखें, उस वक्त भी बहुत इसी किस्म की आप जैसी बातें की जा रही थी। उस वक्त टीवी पर बातें जब चलती थी, एक बंदे ने कहा कि जी जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए। मैं कहता था बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन का, बल्कि कोई भी कमीशन, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो या कोई कमीशन, वो ये जो कहते हैं यूजलेस होते हैं, कोई उनका फायदा नहीं होता। आपने देखा होगा उसामा बिन लादेन पे भी कमीशन बना था, जस्टिस जावेद इकबाल ने हेड किया था। ये सब फ्रॉड होता है कमीशन जो बनते हैं पाकिस्तान में। जी। एक कमीशन बना था हमूद रहमान कमीशन, वो था, वो फिर बैन कर दिया गया था कि उसकी रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन वो लीक हुई फिर बाद में, और लीक भी होती है इंडिया के जरिए से। ये मैं बता दूं कि इंडिया से बाज ऐसी ऐसी बातें लीक होती हैं पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तानियों को नहीं पता होता। मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी मिसाल दे देता हूं। 1987 में प्राइम मिनिस्टर जुनेजो केम टू साउथ कोरिया। मैंने अरेंज किया था उसका विजिट साउथ कोरिया में, 3 दिन का विजिट था। जिस दिन उसने आना था उससे एक रात पहले मैं जब सब अरेंजमेंट्स करके घर पहुंचता हूं, तो मुझे प्रेसिडेंट जिया का फोन आता है रात के 12 बजे। उस वक्त इस्लामाबाद में शायद 8 बजे होंगे शाम के, लेकिन मेरे सब कोरिया में 12 बजे हुए थे। मैं अभी वापस आया था सारे अरेंजमेंट मुकम्मल करके। नेक्स्ट मॉर्निंग जुनेजो ने आना था, तो दलजा ने मुझे कहा कि सफीर साहब मैं माफी चाहता हूं, आपको मैं इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूं। वो डिस्टर्ब कहा करते थे। तो मैंने कहा जी हुक्म बताइए। कहते हैं एक खास बंदा उनके डेलीगेशन में है, तो उसका आपने खास ख्याल रखना है। मैंने कहा जी बताइए कौन है। कहने लगे उसका नाम है नवाज शरीफ, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के। तो मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल कोई बात बेफिक्र रहिए। तो वो उसके बाद उन्होंने खुदाफिज किया, और मैंने अपना जो सोचा था, मगर मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज रह नहीं गई थी कि मैं खास ख्याल और रखता, क्योंकि कोरियंस इतने अच्छे हॉस्पिटेबल होते हैं कि किसी चीज की कसर नहीं छोड़ते। उनको ये भी पता होता है उस बंदे के बारे में कि वो क्या पीता है, किस किस्म की चीज पीता है, ठंडी पीता है, गर्म पीता है। उनको ये भी पता था कि किस किस्म की लड़कियां पसंद करता है, बड़ी उम्र की, छोटी उम्र की। तो हर चीज हॉस्पिटैलिटी में शामिल होती है उनके यहाँ। और तो मैंने सिर्फ एक चीज की कि द ओनली थिंग आई कुड डू स्पेशली फॉर नवाज शरीफ एज डिजायर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि मैंने उसको जो मेन टेबल थी प्राइम मिनिस्टर के डिनर वाली, उस पर अपने साथ बिठा दिया। अदरवाइज ही वुड हैव बीन सिटिंग ऑन वन ऑफ दिस राउंड टेबल, साइड पे जो होते हैं ना मिनिस्टर बैठते हैं, वहां वो बैठता था। तो उसको मैंने मेन बैकवर्ड टेबल पे बिठाया जिसपे प्राइम मिनिस्टर दोनों बैठे थे। वहां इसकी बात मुझसे शुरू हो गई धोनी नवाज शरीफ की। तो उसने पूछा कि कोरिया ने कितनी तरक्की कर ली वगैरह वगैरह, ये बातें हैं। तो मकसद मेरा कहने का है, वो तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो फिर आपका आज का प्रोग्राम ही शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। तो उसके बाद फिर जब वो 3 दिन उसके मुकम्मल हो गए, आखिरी दिन जुनेजो का टेलीविजन पे इंटरव्यू था। हाँ। जो उसके जाने के बाद चलना था। तो वो टेलीविजन खत्म हो गया, उसके बाद हमने जुनेजो को सी ऑफ कर दिया, वो चले गए। और शाम को मैं बैठ गया टीवी के सामने जाकर कि वो अब प्राइम टाइम पे चलना था शाम के वक्त, और मैं देखता रह गया वो टेलीविजन पे इंटरव्यू ना चला। तो मैंने उसी वक्त जब टाइम हुआ, तो मैंने कोरियन टेलीविजन का जो प्रेसिडेंट था उसको फोन किया कि ये क्या हुआ, क्यों नहीं चलाया। वो कहता है कि एक्सीलेंसी, आई विल एक्सप्लेन टू यू
तुम कल, अगले दिन तो संडे था, तो मैं मंडे को आके तुम्हें बता दूं। तो मंडे को आया, उस दिन मुझे कहा कि हमें इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर गांधी के दफ्तर से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो वहां थी वो हमें मिल गई थी, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जिया ने इस जुनेजो को वहां पहुंचते ही उसको डिसमिस कर देना, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। यानी इंडियंस न्यू के जुनेजो वाज बीइंग डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट जिया इमीडिएटली ऑन अराइवल इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में किसी को भी पता नहीं होगा, लेकिन देख लीजिए, ये इंडिया की इंटेलिजेंस की तेजी देख लीजिए कि उन्होंने फौरन वहां से कोरियंस से पिकअप किया, कोरियंस का राब्ते थे उनके साथ, और हाँ। इंटेलिजेंस के होते हैं इस किस्म के राब्ते, तो उनको पता चल गया, और जुनेजो वाज डिसमिस। तो मैंने ये कहानी आपको बता दी कि ये जो होता है ना खुफिया चीजें, ये अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के बारे में जो इस किस्म की भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती हैं वो इंडिया के दफ्तरों में पहुंच जाती हैं। अब ये जो बात है कि हम इस टेलीग्राम की बात कर रहे हैं, मैं तो उस वक्त साफ कहा करता था जब टेलीविजन पे मुझसे बहुत बातें करते थे, मैं कहता था कि कोई कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये साइफर भेजा है अमेरिका ने, और ये अमेरिकनों ने साजिश नहीं की है। मैं ये कहता था साजिश हमारे यहां हुई है, हमने की है। जनरल बाजवा और दोनों पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने ये साजिश की है, ये करेक्टर थे बुनियादी तौर पर। और वो सिंध हाउस में हुआ था जहां ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्लान हुआ, हर चीज। तो वो टेलीग्राम, तो ये क्वेश्चन करना ही बड़ा फजूल है कि वो जी बड़ा गलत था, साइफर था, उसने ऐसे हिला दिया। अरे भाई ऐसे हिलाया नहीं था, वो तो कागज का टुकड़ा था जो हिला रहा था। इमरान खान वॉज नॉट वेविंग द साइफर इटसेल्फ। साइफर जो होता है टेलीग्राम, वो इस तरह लेके नहीं फिरते बंदे, वो नहीं लेके फिर रहा था, वो कागज का टुकड़ा उसने दिखाया था इस तरह। बस तो ये है, ये चीजें मैं उसको कह रहा था कि ये नहीं। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि रिजीम चेंज जो है ये अमेरिका की एक यूनिवर्सली एक्नॉलेज डॉक्ट्रिन है। पाकिस्तान में हर रिजीम अमेरिका की मर्जी से चेंज हुई है, मैं ये कहता था। ये भी उसी का हिस्सा था। मैं मिसालें देता था, आप मेरे पुराने अगर निकाल लें जितने भी वीलॉग्स हैं, उसमें से मैंने ये पूरी सीक्वेंस बताया है कि लियाकत अली खान से शुरू होके, लियाकत अली खान के बाद फिर नेक्स्ट जो था, बाकी तो ऐसी टटपूंजड़ी ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए थे। फिर अयूब खान था, अयूब खान जो था वो अमेरिका ने नहीं उतारा, क्योंकि उसको तो जहिया खान ने उतारा था उसको। उसके बाद फिर भुट्टो, भुट्टो को अमेरिका ने उतारा, और उसके बाद फिर जियाउल हक। ये नहीं होता कि अमेरिका उतारता है, उतारने वाले हम खुद होते हैं, साजिश करने वाले हम खुद होते हैं, मारने वाले हम खुद होते हैं। वो सिर्फ अमेरिका की ख्वाहिश सोच ली जाती है। पाकिस्तान में ये अमेरिका की सोच ये है, तो वो अमेरिका की सोच के मुताबिक वो होती है सारी। फिर देखा जाए तो बेनजीर भुट्टो जो वो मरी थी, वो अमेरिका की सोच के खिलाफ तो मारी गई थी। अमेरिका ने तो उसको मुशर्रफ के कानों पर बिठाया था, वो लेके आए थे इसको वापस अमेरिकन, कि इसको रिस्टोर करेंगे, आके वापस आके ये मुशर्रफ के कांधों पे प्राइम मिनिस्टर बनेगी, मुशर्रफ विल बी द प्रेसिडेंट। लेकिन वो फिर मुशर्रफ के साथ भी इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसके बाद फिर वो भी चली गई। तो इसलिए वाकयात है। तो इस पे शमशाद साहब, इमरान खान को सर 1000 दिनों से ज्यादा हो गए जेल में। आपको क्या नजर आ रहा है कि इमरान खान के बारे में क्या सोच है? इमरान खान क्या यहां से कम बैक करेंगे? इमरान खान का पॉलिटिकल रोल कितना कितना बाकी रह गया है? देखिए, मैं तो पेशीन में तो कर नहीं सकता, जाहिर ऑब्वियसली जिन लोगों ने उसको अंदर किया हुआ है, ऑब्वियसली मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, तो मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। जाहिर है उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है,
तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई इरादा है फिलहाल अनकरीब में छोड़ने का। तो ये तो बातें मफरूजों पे है, बाकी अल्लाह की मर्जी होती है। और ये जो है कि वो सही था या गलत था, ऑब्वियसली गलत था, क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, उसको उतारना ही वो एक साजिश हुई थी और वो अंदर से हुई थी। मैंने कह दिया आपको कि दो पार्टियां मिल गई थी और दोनों पार्टियां जो आज भी इख्तिदार में हैं, यही पार्टियां, इनफैक्ट देखा जाए ये दोनों पार्टियां गुज़श्ता 50 साल से इन्होंने मुल्क गुजर का माल वो है सबके सामने। अच्छा शमशाद साहब, सर थोड़ी सी इस तरफ नजर डालें, क्या हम एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं? दुनिया पाकिस्तान को पीस इनेबलर के तौर पर देख रही है, जो हम मिडिल ईस्ट वॉर के, खासतौर पर ईरान अमेरिका के तनाजुर में जो रोल प्ले कर रहे हैं। सर क्या ये डोनाल्ड जे ट्रंप ये हमारी तारीफें तो कर रहा है, लेकिन क्या ये बंदा ट्रस्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। ये मैं बता दूं, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये ना पॉलिटिशियन है, ना सिफारतकार है, ना किसी भी इलेक्टेड असेंबली का मेंबर नहीं कभी भी रहा। ये बुनियादी तौर पर एक जुएबाज है, पोकर प्लेयर है, कसीनो बनाता है और कसीनो चलाता है, और कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल कहीं करीब से भी नहीं गुजरती है, कोहेरेंस इसके करीब से नहीं गुजरती है। ये सेकंड में रस्ती होगा, सेकंड में तोड़ा हो जाएगा। यानी इतना शेकी है, इसको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। ये अमेरिका की बदकिस्मती है कि उनको एक ऐसा पागल आदमी सदर के तौर पर मिला है, मैं इसको पागल कहता हूं। और ये जो कुछ ईरान के हवाले से कर रहा है, इट वाज नथिंग बट मैडनेस। मैडनेस इसने इंपोज की थी, जंग मैडनेस में। जी मैं जोकर नहीं कहता, क्योंकि जोकर से तो लगता है कि नॉन सीरियस है, इसने तो इतना सीरियस कदम उठाया है, तो इट वाज पागलपन था इसका। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो ये कह रहा था कि मैं 2 दिन में वहां की हुकूमत, नई हुकूमत इंस्टॉल कर दूंगा, वो तो ना हो सका। 40 दिन में वो जो दुनिया की सुपर पावर थी अमेरिका, जो 250 साल पुरानी सुपर पावर थी, उसका मुकाबला होता है 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशनल रियासत के साथ। ईरान जो है, ईरान 7000 साल पुरानी रियासत है। कभी इसने मात नहीं खाई किसी से, किसी ने नहीं शिकस्त दी। सो मच सो, सिकंदर आजम भी जब आया था यहाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक लीडर, वो आया तो यहां तक पहुंच गया था, लेकिन यहां से फिर वो वापस हो गया था। और बल्कि उसका दिल करता था कि मैं हमेशा के लिए यहां रह जाऊं, बिकॉज ही लाइक्ड द पर्शियन एम्पायर सो मच, अलेक्जेंडर द ग्रेट, कि यहां से आगे ना जा सका, वापस चला गया, जाके फिर फौत हो गया। तो ये रियासत जो है ईरान की, और मुझे ये एडवांटेज है ईरान के बारे में बात करने का कि मैंने वहां अपनी सिफारती जिंदगी के 8 साल गुजारे। जी मैंने अपनी जिंदगी, सिफारती जिंदगी के 10 साल अमेरिका में गुजारे हैं और 8 साल ईरान में गुजारे हैं। और उन 8 सालों में 2 साल इनकलाब से पहले थे, शाह के जमाने में। और मैंने वो मीटिंग्स अटेंड की हैं जो अयूब खान और शाह की होती थी, और मैं नोट्स लिया करता था उनसे। 1967, 68, ये 2 साल, और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उसमें झगड़ा ये होता था अरबों के साथ इनका। शाह का कहता था लीव देम, इनको मत अपना साथी बनाओ, स्काउंड्रल्स हैं। बड़ी गालियां देता था, अंग्रेजी में जितनी भी दे सकते हैं। अयूब खान कहता था दे आर आवर ब्रदर्स, तुम भी हमारे ब्रदर हो, तुम हमारे असली ब्रदर हो। और वाकई, क्योंकि ईरानियन जो हैं वो सकाफती सतह पर पाकिस्तान का ओरिजिन वो है, जो कौमियत के लिहाज से आपके पास जो आज उस एम्पायर से कोई कौमियत हैं, वो पख्तूनख्वा वाले हैं या बलोची हैं। ये 2 कौमियतें हैं पर्शियन एम्पायर में से। दे वर पार्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर एट दैट टाइम। अंग्रेजों ने फिर ये छीन लिए थे उस वक्त अफगानिस्तान से। वो अफगानिस्तान आज़ाद हो गया था 18वीं सेंचुरी में, तो और डिक्लेयर कर दिया था, किंगडम बन गई थी। तो वो फिर अंग्रेजों ने वहां से ये दोनों हिस्से ले लिए थे। तो ये हमारा हिस्सा बने थे।
आर्टिफिशियल तरीके से, कि इन द सेंस कि अंग्रेजों ने काबू की कैप्चर किया और फिर उसके सिलसिले में हमने मिल गया। और वो अभी तक अफगानियों ने नहीं तस्लीम किया, अगरचे वो लीगली हर तरीके से हम अपने आप को क्लेम करते हैं। तो मकसद मेरा कहने का है कि ये जो सिलसिला है ईरान का, ये ईरान तो बिकॉज ऑफ बीइंग ए सिविलाइजेशनल रियासत, ईरान को कुछ भी नहीं हुआ। उसकी ना गवर्नमेंट चेंज हुई है, ना सिस्टम चेंज नहीं हुआ सर, है। ये कंक्लूड कैसे होगा शमशाद साहब? ये अमेरिका यहां से अब निकलेगा कैसे? अपना हर्मुज खुलेगी कैसे? ये चीजें सेटल कैसे होंगी? बड़ी आसानी बात, आसान आपने पूछी। देखिए, अगर ये इतना आसान होता तो इतने दिन ना चलती। अभी जी तो ढाई ढाई 3 महीने हो चुके हैं। 28 फरवरी को ये सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक है ना। और ये ट्रंप जैसी बेवकूफ शख्सियत ही ये काम कर सकती थी। हालांकि ईरान का झगड़ा जो था न्यूक्लियर वाला, वो 2003 से शुरू था। मगर जी। मैं उस वक्त भी लोग कहा करते थे कि ये वेस्टर्न पावर्स ईरान पे चढ़ाई कर देंगे। मैं कहता था कि सवाल ही पैदा नहीं होगा कि जंग हो। तो 2015 में न्यूक्लियर डील हुआ, उस वक्त जाके मैंने कहा था कि अब देख लीजिए, जंग नहीं हुई और ना होनी थी, लेकिन ये हम्म। था कि डील हो गया था 2015 में। ये झगड़ा ही डिसाइड कर लिया था प्रेसिडेंट ओबामा के जमाने में, बाकायदा ईरानियों के साथ नेगोशिएट करके। 9 साल लगे थे इस न्यूक्लियर इश्यू पे नेगोशिएट करने में। लेकिन वो उस वक्त जब ये इसको स्क्रैच किया गया है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये 2016 में अपनी पहली टर्म में आया। आते ही पहला काम नेतन्याहू के कहने पर उसने कहा था, क्या नेतन्याहू ने इसको ट्रंप को कहा कि डॉन, आई डोंट लाइक दिस न्यूक्लियर डील। बस उसका ये कहना था। इसने कहा कि तो उसने उसको स्क्रैच कर दिया। उसके बाद फिर इसने पहला काम ये किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो जेरूसलम है उसको कैपिटल रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल का, जो कि किसी अमेरिका के सदर की हिम्मत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जेरूसलम इज द होली सिटी, कैपिटल ऑफ अल-कुद्स का जो कैपिटल है वो फलस्तीन का कैपिटल है। सदियों से वो वहां का कैपिटल है। तो इसने वो किया और साथ ही अपना सफारतखाना शिफ्ट कर दिया उधर। तो इस तरह ये दो बड़े कदम उठाए इसने। और फिर तीसरा कदम उठाया इसने कि मुसलमान रियासतों से रिकग्नाइज करवाना इसराइल को। और उसमें छोटी रियासतों ने फौरन कर लिया, अमारात, कतर, बहरैन वगैरह, मोरक्को। सऊदियों ने भी कमिट किया था। लास्ट मिनट पे सऊदीज बैक आउट। वो कहते हैं कि हमने बैकआउट इस वजह से किया, हमने कहा कि जब तक कोई बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं रिकग्नाइज करता तो हम, तो वो फिर वो सऊदियों ने नहीं छोड़ दिया, तो ये हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जब चल रहा था सिलसिला, 2003 में न्यूक्लियर का सिलसिला शुरू हुआ। फलस्तीन का मसला उसी तरह यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पर है, जिस तरह कश्मीर का मसला है उसी तरह यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पर है। लेकिन 2002 में अरबों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला एक मीटिंग की, अरब लीग की समिट मीटिंग हुई, और उसमें उन्होंने एक प्लान दिया, पीस प्रोसेस, पीस इनिशिएटिव लिया इसराइल के साथ। वो ये था कि इसराइल 1967 के बॉर्डर्स पे विथड्रॉ कर ले अपने आप, जी और हम लोग रिकग्नाइज कर लेंगे इसराइल को, सारे अरब ममालिक रिकग्नाइज, और इसराइल विल रिकग्नाइज द स्टेट ऑफ फलस्तीन, जो है, जो फलस्तीन के इलाके हैं वो होंगे। और इसराइल को सिर्फ ये है कि 1967 के जो बॉर्डर्स थे जो उसके पास, वो उस पर कनात करनी पड़ेगी। तो वो पीस इनिशिएटिव अभी भी है, पर उस पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि अरब इतने कमजोर थे। इन्होंने 3-4 जंगें भी लड़ी, सब हारी, बिकॉज दे कुड नॉट फाइट वॉर्स, और वो होता रहा। तो अब सिर्फ जो आपका सवाल ये है, मैं ये कहता हूं कि अब दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम आउट फॉर गुड। और वो उसी वक्त हो सकता है जब 3 बातें होंगी। पहली यह है कि ट्रंप जब चला जाएगा यहां से, दूसरा नेतन्याहू जब इसराइल से चला जाएगा,
और तीसरा मोदी जब इंडिया से चला जाए। ये 3 डिपार्चर्स बड़ी जरूरी हैं। तो फिर देखिए कैसे नक्शा बदलता है दुनिया का। इंशाल्लाह सर होपफुली। लेकिन नहीं, अगर वो भी नहीं होता तो फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान इज ऑलरेडी प्लेइंग ए क्रूशल रोल, जो मैं कहता हूँ, फॉर वट एवर रीजन। मैंने वो जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ, फील्ड मार्शल के साथ दोस्ती हुई, यानी वो उन कॉन्टेक्स्ट की बिना पर समहाउ ट्रम्प स्टार्टेड लाइकिंग दी जोड़ी जो थी हमारी शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की। तो इन्होंने उसको खुशामदें इतनी की कि वो ट्रम्प ने मिसाल देनी शुरू कर दी कि मैं आई लाइक पीपल लाइक दैम, जो मेरी तारीफें करते हैं मैं उनको पसंद करता हूँ, जो मेरे सामने बैठकर अपनी फड़े मारते हैं कहते आई डोंट लाइक दैम। तो उस वक्त से साफ कह दिया कि इन दोनों ने मेरी इतनी तारीफें की हैं कि मैं अभी तक उनको पसंद करता हूँ। तो उन दोनों की वजह से पाकिस्तान को आज ये रोल, ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर जियोपॉलिटिकल लोकेशन, हमारी लोकेशन ऐसी है जिससे पूरा खित्ता जो है ना उसकी सिक्योरिटी लिंक्ड है डायरेक्टली। और अब जो इलाका इस वक्त अगर पाकिस्तान ये रोल नेगोशिएट करता है जिसमें कम से कम 10 या 12 ममालिक में आइडेंटिफाई मैंने किए हुए, मैं 2023 से ये नक्शे बना रहा हूं और मैंने फॉरेन ऑफिस के लोगों के साथ भी शेयर किए हुए हैं। उस वक्त ये जंग वंग कभी नहीं थी। मैं कहता था उस वक्त भी कि एक यहाँ पे इस खित्ते में एक मुस्लिम नेटो टाइप चीज बनाने की जरूरत है, जिस तरह यूरोपियंस ने दूसरी जंग अजीम के बाद एक नेटो बनाया था यूरोप वालों ने, क्योंकि उस वक्त झगड़ा था जर्मनी का और यूरोपियंस का, तो उन्होंने आपस में अपने मसलों को हल करने के लिए एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी बेस्ड ट्रीटी बनाया था। अच्छा, और उसके मुताबिक आपस में ऐसी पार्टनरशिप उनकी बन गई थी यूरोप वालों की कि दे बिकेम हार्मोनियस एंटिटी। तो उस किस्म की मैं चाहता हूं कि कैसे बन सकती है, और वो नक्शे बुनियादी तौर पर ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, 3 मुल्क ये हैं जो उसमें बड़े ममालिक होंगे, क्योंकि ये वैसे भी बड़े ममालिक हैं 3, ईरान भी, पाकिस्तान भी, तुर्की है, सऊदी अरब, अमारात, कतर, 3 वो खलीज। ये ठीक है।